Hello guys, welcome to you again in this lecture series NCERT क्लास 9th मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 को इस क्लास 9th मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 को कवर करेंगे और उसको डिटेल से स्टडी करेंगे। चैप्टर 4 अपना लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में है। और पिछले लेक्चर्स में हमने क्या कहते हैं चैप्टर 3 जो कि हमारा क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में था उसको पढ़ा था। तो आई थिंक आपने उसको रिवाइज भी किया होगा और क्वेश्चंस वगैरह को भी सॉल्व किया होगा। अगर आपको कुछ चीज़ डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, आप उसको पूछ सकते हैं। ओके और अगर आपको अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड आप अपने फ्रेंड्स अगर वो भी बोर्ड हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हो, हाई स्कूल में हैं, तो आप इसको शेयर करिए उनको भी स्टडी करने के लिए। इसमें हम आपको सारी की सारी चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि ट्यूशन में पैसे लेकर के समझाया जाता है, यहाँ पे सारी चीज़ों को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम समझा रहे हैं। और जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज होंगी आपको वो भी सॉल्व किया जाएगा, है ना। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर विद इट योर फ्रेंड्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो इन दिस चैप्टर्स देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स लाइक लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं एंड लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स के क्या जनरल फॉर्म होता है और उसका क्या सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। दो लीनियर इक्वेशंस अगर दो वेरिएबल्स में है तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है एंड हाउ डू वी सॉल्व दैट इक्वेशंस। ये दो चीज़ मतलब देखेंगे और फिर अपना दो एक्सरसाइज है तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे इसमें, है ना। एक्सरसाइज 4.1 और 4.2। सो आगे हम चलते हैं इसमें लीनियर इक्वेशन। सो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। ओके, लीनियर इक्वेशन से पहले एक अपना यहाँ पे कोट लिखा हुआ है जिसको एडमंड हैली ने लिखा हुआ है। तो बोलते हैं कि एनालिटिक आर्ट, मतलब कि एनालिसिस करने का एक आर्ट होता है एनालिटिक आर्ट। तो एनालिटिक आर्ट का जो प्रिंसिपल एप्लीकेशन या प्रिंसिपल यूज होता है कि अपना मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो होती हैं उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में मतलब लाएँ, उसको डेवलप करें। ब्रिंग दैट मैथमेटिकल प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस एंड टू एग्जीक्यूट दोज इक्वेशंस इन द मोस्ट सिंपल टर्म दैट कैन बी। और उस इक्वेशंस को हम बहुत सिंपल फॉर्म में उसको लाएँ, प्रदर्शित करें, मतलब एग्जीबिशन मतलब आपको दिखाना है। तो इस इक्वेशन को आप बहुत ही सिंपल फॉर्म में शो करना है। सो ये एनालिटिक आर्ट का एक प्रिंसिपल यूज होता है। ओके, मतलब आपको कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है तो आप उसको सबसे पहले उसको मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में लाएं और उस मैथमेटिकल इक्वेशन में जितना सिंपल टर्म में आप उसको मतलब डिपिक्ट कर सकते हैं वो उसको डिपिक्ट करें। तो ये एनालिटिक आर्ट का एक प्रिंसिपल एप्लीकेशन होता है, मतलब एनालिसिस करने का, किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करने का। ओके, तो कोई भी मतलब रियल लाइफ की प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको हमेशा किसी न किसी इक्वेशन के फॉर्म में ला सकते हैं। हम आगे डिस्कस भी करेंगे। इसमें अपने बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि मतलब कोई टीम है, कोई स्टूडेंट्स का मतलब है, तो कोई रिलेशंस को हम बहुत सारे रिलेशंस को इक्वेशंस के फॉर्म में लिखते हैं। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल अपनी बुक में दिया गया है और आगे इस चैप्टर्स में भी हम देखेंगे। ओके, सो ये कोटेशन था एडमंड हैली के थ्रू, ये हो गया। सो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि अपना लीनियर इक्वेशन क्या होता है ना। ये चैप्टर तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के बारे में है, तो उससे सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन एक इक्वेशंस होता है जिसमें वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वो ऑलवेज 1 होता है। ओके, तो ये अपना मार्क कर लेते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ दी वेरिएबल इज 1, है ना। अब इक्वेशन है तो उसमें वेरिएबल्स होंगे x, y, z जो भी हो, तो उसमें अपना वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए वो 1 होगा, तो हम उसको लीनियर इक्वेशन बोलें। अगर 1 से ज़्यादा है तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी 1 फॉर डिफाइनिंग एनी इक्वेशन एज अ लीनियर इक्वेशन। इसको हम 1 डिग्री इक्वेशन भी बोलते हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ दी पॉलिनोमियल या डिग्री हमने पढ़ा था ना पीछे पॉलिनोमियल चैप्टर। ये अगर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 है तो वो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ बेसिकली इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन है, तो इसको हम 1 डिग्री की इक्वेशंस भी बोलते हैं। अपना लीनियर
इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है ना, मतलब उसका सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड व्हेन, अगर सेम नंबर से हम उसको सेम नंबर लीनियर इक्वेशन में अगर हम सेम नंबर से ऐड करते हैं और सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन अफेक्ट नहीं होगा। और इसी तरीके से अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसमें किसी एक सेम नंबर, मतलब किसी एक नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं और उसी नंबर से उसको डिवाइड भी कर देते हैं लीनियर इक्वेशन के, मतलब लीनियर इक्वेशन उसमें दो साइड होगी, एक लेफ्ट हैंड साइड होगी, एक राइट हैंड साइड। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ऑपरेशन करना है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में किसी सेम नंबर को ऐड किया और दोनों साइड में सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, तो अपने लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन में कोई मतलब वो अफेक्ट नहीं होगा। इसी तरीके से अगर सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सेम नंबर से हम डिवाइड भी कर रहे हैं, बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, है ना। ऐसा नहीं कि आपको एक साइड ही वो कर दिए, एक साइड इधर मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे साइड डिवाइड कर दिया, तो वो अफेक्टेड हो जाता है। जिस मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उधर ही साइड लेफ्ट हैंड साइड भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। या तो एक तरफ आप करो दोनों, ये जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दो ऑपरेशन है, आप लेफ्ट हैंड साइड में ही कर सकते हैं या दोनों साइड में कर सकते हैं। बट लेफ्ट हैंड साइड दोनों जहाँ भी करेंगे आपको दोनों ऑपरेशन साइमल्टेनियसली करना है। ऐसा नहीं कि आप लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया और राइट हैंड साइड में डिवाइड कर दिया, तो वो उससे अपना लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसी तरीके से वही ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर ऐड कर रहे हैं तो उधर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उधर ऐड भी करेंगे, है ना। तो ऐसा दोनों साइड एक साथ भी कर सकते हो या आइदर वन साइड भी आप कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारा लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये हमने उसके बारे में जाना। ओके, सो लीनियर इक्वेशंस के अपना या तो एक वेरिएबल हो सकता है या तो दो वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो अपना जैसे ax प्लस बी इक्वल टू 0 के फॉर्म में जितनी भी लीनियर इक्वेशन होती है, इसमें x की पावर क्या है 1 है ना। तो 1 है तो मतलब ये लीनियर इक्वेशन ही हुआ। ax प्लस बी प्लस 0 का फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है तो इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन हुआ। और ये अब इसका जो वन वेरिएबल कितने हैं, एक ही वेरिएबल है, तो ये इन वन वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म होता है वो ax प्लस बी इक्वल टू 0 होता है, जहाँ पे x वेरिएबल होता है और a एंड b क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एग्जांपल के तौर पे हम जैसे 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, 4x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये सब हमारे लीनियर इक्वेशन के एग्जाम्पल हैं। लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होता है उसका हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन होता है और एक ही सॉल्यूशन होता है, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। ये हमें लीनियर इक्वेशन का इन वन वेरिएबल में हमारा एक सॉल्यूशन होता है और वो यूनिक होता है, वन एंड ओनली वन, मतलब दूसरा कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। और इसके जो सॉल्यूशन होता है उसको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर दो वेरिएबल है लीनियर इक्वेशन में, मतलब दो वेरिएबल है तो मान लो x एंड y है, दोनों का हाईएस्ट पावर हमेशा 1 रहेगा और उसका जो जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होगा, है ना। अगर वन वेरिएबल है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है तो ax प्लस बी प्लस मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, जहाँ पे a b c आर द रियल नंबर और द कांस्टेंट, है ना। एंड a एंड b आर बोथ आर नॉट 0। a भी 0 क्यों नहीं, अगर a भी 0 हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए कोई भी x एंड y 0 नहीं होगा। तो इस तरीके से जितनी भी इक्वेशंस होगी उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल अगर देखते हैं तो जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 50, 4x प्लस 3y इक्वल टू 35, ये सारे के सारे हमारे इसमें दो वेरिएबल हैं। यहाँ पे एक्स वाई वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक्स वाई है, यहाँ पे एस एंड टी वेरिएबल है, यहाँ पे पी एंड क्यू वेरिएबल है, यहाँ पे यू एंड वी वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स एंड वाई वेरिएबल है। तो ये सारे हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एग्जाम्पल हो गए, है ना। अच्छा, ये जो एक्स एंड वाई का जो फॉर्म है इसमें क्या कहते हैं,
इसको मतलब इट इज़ कस्टमरी टू डिनोट द वेरिएबल इन सच इक्वेशन बाई एक्स एंड वाई बट अदर लेटर्स में ऑल्सो बी यूज। मतलब हम जनरली एक्स एंड वाई यूज करते हैं बट अदर लेटर्स को भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये अपना कस्टमरी है। तो हम जनरली जितने भी लीनियर इक्वेशन जहाँ कहीं भी लिखते हैं तो एक्स वाई ही हमेशा मतलब हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब हर जगह पे मोस्ट ऑफ द जगह पे एक्स एंड वाई ही लिखते हैं। बट अदर लेटर जैसे यू वी पी क्यू एस टी और आर एस ये कुछ भी आप लिख सकते हैं वेरिएबल के फॉर्म में, जिसको आपको क्वेश्चन के पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि ये हमारा वेरिएबल है। आप कोई भी नंबर्स कोई भी लेटर्स ले सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आता है तीसरा पॉइंट, मतलब नेक्स्ट पॉइंट कि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 जो कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो भी क्या कहते हैं, अब एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का भी एक एग्जांपल है। कैसे? जैसे कि आप यहाँ पे ए एक्स प्लस वाई वाला तो कोई भी टर्म है ही नहीं यहाँ पे, तो 0 डॉट मतलब 0 मल्टीप्लाइड बाई वाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। तो ए एक्स प्लस 0 डॉट वाई प्लस बी इक्वल टू 0, तो इसमें जो अपना वाई का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या हो गया, 0 है। तो ये अपना उसी फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। इसीलिए ये क्या कहते हैं, अपना ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल है। उसके बाद अब इसके सॉल्यूशंस कितने होते हैं ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है जी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इसको हम आगे देखेंगे एग्जांपल में कि जो भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन दो वेरिएबल में है तो इसमें इसके बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, इसको हम आगे देखेंगे, है ना। वहाँ पे जबकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होता था, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन होता था, जबकि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है, इसमें इसके सॉल्यूशन 3,2 0,4 2,8/3 -5,22/3 और ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं इस इक्वेशन के, और ये इक्वेशंस अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। उसके बाद हम अगर दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशंस है तो उसका जो सॉल्यूशंस होगा उसको हम कार्टेशियन प्लेन पे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, दो पॉइंट होते हैं, तो इसको हमेशा एक प्लेन पे हमें रिप्रेजेंट करना। जबकि उसके सॉल्यूशन में एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, उसमें केवल एक ही वेरिएबल होता है तो एक वैल्यू निकलेगी। यहाँ दो वेरिएबल होता है, दो वैल्यू निकलेगी एक्स और वाई, वहाँ पे एक्स की ही केवल वैल्यू निकलेगी, तो उसको नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं और इसको कार्टेशियन प्लेन पे डिनोट कर सकते हैं। और अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन इन वन मतलब टू वेरिएबल्स है तो उसके सॉल्यूशंस निकालने का सबसे मतलब इजी वे ऑफ गेटिंग द सॉल्यूशन इज, सबसे पहले हम x को 0 रख दिए उसमें तो हमें y की कुछ वैल्यू मिल जाएगी, और y इक्वल टू 0 रख दिए तो उसमें x की कुछ वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो ये हमेशा ये प्रैक्टिस को हम हमेशा फॉलो करेंगे, है ना। कभी भी हमें कोई एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है, उसके सॉल्यूशंस को निकालना है, 4 सॉल्यूशन 5 सॉल्यूशन, वैसे तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। बट अगर हमें मान लो 5 10 या 3 4 सॉल्यूशंस निकालना है तो सबसे पहले एक सॉल्यूशन आपको x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की एक वैल्यू मिल जाएगी, तो एक सॉल्यूशन वो मिल जाएगा। उसी तरीके से आप y इक्वल टू 0 रख के x की एक वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ पे भी एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो दो सॉल्यूशंस ऑलरेडी ऐसे ही मिल जाते हैं। फिर आपको आइदर x आइदर y की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को रखना है और कॉरस्पॉन्डिंग y या x की वैल्यू को निकालना है, तो उससे आपको ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, है ना। तो आगे हमारा चैप्टर्स आता है एक्सरसाइज 4.1। इस चैप्टर का मतलब एक एक्सरसाइज आता है, सॉरी मैंने कुछ शायद उल्टा बोल दिया। इस चैप्टर का नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज आता है 4.1। इसमें ये बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे दो वेरिएबल हुए, एक पेन की कॉस्ट और एक नोटबुक, है ना। नोटबुक का एक कॉस्ट का एक वेरिएबल हुआ और पेन की कॉस्ट का एक वेरिएबल, तो दो वेरिएबल हो तो हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है। तो इसका हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है। तो अभी देखिए हमने एज्यूम कर लिया कि नोटबुक का जो प्राइस है वो x है और पेन का जो प्राइस है y है। एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज द ट्वाइस ऑफ द पेन। तो पेन की प्राइस क्या है y के प्राइस का 2 टाइम्स
वाई के प्राइस का 2 टाइम्स इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ दी नोटबुक। तो एक्स के इक्वल लो तो एक्स इक्वल टू 2i। अब इसको शायद मैंने पूरे फॉर्म में नहीं लिखा है, तो अगर आपको वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो x माइनस ये 2i प्लस 0 इक्वल टू 0 है ना, ऐसे आप लिख देना। तो ये इसका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में हमने स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया। उसके तो दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केसेज। ओके, सो बहुत सारे इक्वेशंस दिया गया हुआ है जो कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 उस फॉर्म में नहीं है, तो हमें उसको पहले उस फॉर्म में लाना है। देन वी हैव टू टेल व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c। So let's solve first part of this question. So first part is about the 2x plus 3y equal to 9.35 बार। So इसको 9.35 बार को हम लेफ़्ट साइड में ले गए, तो ये हमारा अभी ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ गया। इसको हम इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2 मिल गई, b की वैल्यू 3 मिल गई, c की वैल्यू माइनस 9.35 मिल गई, है ना, क्योंकि माइनस इसके साथ आई, क्योंकि ये प्लस सी के है यहाँ पे ना, तो ये माइनस इसके साथ चला जाएगा। इसी तरीके से इसको है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 5 को इधर मल्टीप्लाई किया 5x हो गया माइनस वाई माइनस 50 इधर हो गया, मतलब 5 सारा का कॉमन ले लिया, तो 5 से पूरे इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यहाँ पे 0 है तो ये पूरे के इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इधर से 5 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई किया। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि इसके सॉल्यूशंस में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा जब आप सेम नंबर से लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सेम नंबर से या तो आप डिवाइड करते हो या सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो या सेम नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करते हो या सेम नंबर को आप ऐड करते हो, बट दोनों साइड वो आपको ऑपरेशन करना है, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमने सेम एक 5 नंबर लिया, 5 से हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 5x हो गया, इधर 5 कट जाएगा तो y बचेगा, और इधर 10 में 5 से मल्टीप्लाई माइनस 50 बचेगा, और 0 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। तो 5x माइनस वाई माइनस 50 हमारा इस फॉर्म में हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और उससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 5 मिल जाएगी, b की वैल्यू -1 मिल जाएगी और c की वैल्यू 50 मिल जाएगी, -50 मिल जाएगी, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में भी -2x प्लस 3y इक्वल टू 6 लिखा है। 6 को आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो हमारा वो जो जनरल फॉर्म होता है उस फॉर्म में ये इक्वेशन हो जाएगी, और वहाँ पे आप उससे कंपेयर करोगे ax प्लस बी वाई प्लस c से, तो a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -6 हो गई। उसी तरीके फोर्थ पार्ट में x इक्वल टू 3y है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ आप, फिर x माइनस 3y इक्वल टू 0 हो गया। 0 से आप मतलब 0 इधर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0 सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जब वहाँ पे एक स्टेटमेंट में लिखा था कि नॉन जीरो नंबर से, है ना, ये जब भी आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तब आप नॉन जीरो नंबर से करोगे, बट आप अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसमें 0 भी आ सकता है ना, तो ये याद रखना। चूँकि यहाँ पे अगर आप 0 से नॉन मतलब अगर मान लो दूसरा वाला पार्ट पे जाते हैं, तो अगर हम 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 0, अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाता है, तो इसलिए नॉन जीरो नंबर से ही करने के लिए वो वहाँ पे बोल रहा है। तो यहाँ पे भी हमने 0 से 0 को इधर से सब्ट्रैक्ट किया, इधर 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही बचेगा, तो उसको अब ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हो गया। उसको हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू हमें मिल गई। इस तरीके से ये वाला पार्ट भी है, आप इसमें राइट हैंड साइड को आप लेफ़्ट हैंड साइड में लाओ, 0 को ऐड किया, इधर भी 0 को ऐड किया, है ना। या तो सेम साइड में अगर आपको करना हो तो ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लो लेफ़्ट हैंड साइड में आप सब प्लस भी कर रहे हो सेम नंबर से, माइनस भी करो सेम नंबर को, तब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप दोनों साइड में कर रहे हो लेफ़्ट हैंड साइड, तो इधर प्लस कर रहे हो तो इधर भी प्लस करो, इधर माइनस कर रहे हो तो इधर भी माइनस करो, इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर भी मल्टीप्लाई करो, इधर डिवाइड कर रहे हो नॉन जीरो नंबर से तो इधर भी डिवाइड करो। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। जबकि अगर आप सेम साइड कर रहे हो, मान लो हमें लेफ़्ट हैंड साइड करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो याद रखना है ना। अगर आपको लेफ़्ट हैंड साइड में ही ऑपरेशन करना है तो सेम नंबर से आपको
डिवाइड करना पड़ेगा तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर सेम एक कुछ नंबर ऐड करो तो उसी नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अगर एक साइड में ऑपरेशन करते हो। और अगर दोनों साइड में ऑपरेशन करते हो तो चारों ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं। इधर प्लस किया तो इधर प्लस किया, इधर माइनस किया तो इधर माइनस किया, इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर मल्टीप्लाई किया, इधर डिवाइड किया तो इधर डिवाइड किया। ऐसा आप समझ सकते हैं ना। ये आगे के सारे पार्ट भी वैसे ही हैं जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया। आपको सारे के सारे टर्म को एक साइड में लेना है और उसमें हो सकता है सी वाला टर्म ना हो या सी वाला टर्म हो तो कोई और टर्म ना हो, तो उसमें आपको वो चीज़ें ऐड करनी है जिससे कि हमारा इक्वेशंस, बट इस तरीके से ऐड करनी कि हमारा इक्वेशंस ना बदले। और फिर आपको ax + by + c से कंपेयर करना है और आपको सारी वैल्यू मिल जाएगी। ये भी सिंपल है, इसमें 0 ऐड करना है, मतलब इसमें y का टर्म नहीं है तो 0 × y ऐड कर दिया। 0 × y मतलब 0 है ना, तो 0 × y ऐड कर दिया तो b का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा x का टर्म नहीं था, 0 × x ऐड कर दिया। यहाँ पे हमारा y का टर्म नहीं है तो 0 × y ऐड कर दिया। तो इस तरीके से तो फिर सारा हमने ax + by + c = 0 से कंपेयर किया तो सारा a b c की वैल्यू हर जगह मिल गई। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना, कोई ज़्यादा वैसा दिक्कत तो नहीं है। तब भी अगर आपको कुछ कहीं पे आपको दिक्कत लगती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। ओके, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है एक्सरसाइज 4.2। इसमें हमारे 4 क्वेश्चंस हैं तो हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या पूछ रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई। अब एक इक्वेशन दिया गया है कि y = 3x + 5 हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लीनियर इक्वेशंस है चूँकि दोनों के दोनों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। तो पहली बात तो ये लीनियर, अब 2 वेरिएबल है तो ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल हो गया। अब लीनियर इक्वेशंस इन अगर 2 वेरिएबल्स है तो हमने पढ़ा है कि उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, है ना, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है। अब मतलब x, हर एक x की वैल्यू आप लोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग मतलब y की वैल्यू निकलती जाएगी। आप जितनी x की वैल्यू होगी उतनी y की वैल्यू लिख जाओ, वैल्यू निकलेगी। तो बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं इस इक्वेशन के, है ना। राइट द 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। और एक चीज़ और है, जैसे लीनियर इक्वेशन का जो एक कार्टेशियन प्लेन होता है ना, जैसे ये लाइन होती है, आप आगे हम हो सकता है चैप्टर्स में पढ़ें तो इसमें मतलब कोई भी अभी आप ऐसा मतलब यहाँ पे ये सारी लाइन को ना, मान लो कोई ax + by + c है तो वो ये लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी y एक्सिस हो जाती है, x एक्सिस, और ये हमारी लाइन क्या होती है, ax + by + c वाली, मतलब ये लाइन हो जाती है ना। तो यहाँ पे आप देखो जो जितने भी पॉइंट इस कोऑर्डिनेट प्लेन में पड़ रहे हैं, ये सारे जितने इस लाइन पे जितने पॉइंट होते हैं, इस लाइन पे बहुत सारे इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स होंगे। तो सारे के सारे पॉइंट इस पर इसको एग्जिस्ट, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे x + by + c को। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है कि कुछ इक्वेशंस दिया गया है और हमें मतलब हर एक इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो हमने पीछे भी पढ़ा था कि हमारा कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, उसका सॉल्यूशंस अगर निकालना है, कुछ डेफिनेट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को अगर निकालना है तो सबसे पहले हम एक सॉल्यूशन निकालने के लिए x = 0 लेते हैं, x की वैल्यू मतलब 0 लेंगे और y की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे, तो वो एक सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने x की 0 लिया तो y की वैल्यू 7 मिल गई, तो 0,7 हमारा एक सॉल्यूशन हो। उसी तरीके से फिर नेक्स्ट y = 0 लेते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू 3.5 मिली जब हमने y = 0 लिया। तो 3.5, 0 या 7/2, 0 ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया। इसी तरीके से आप x की वैल्यू 1 ले लीजिए, y की वैल्यू भी 1 ले लीजिए। तो x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू 1 मिलेगी जो कि 5 मिल रही, तो 1/1,5 एक सॉल्यूशन मिल गया। उसी तरीके से y की वैल्यू जब आप 1 लेंगे तो x की कुछ सर्टेन वैल्यू मिलेगी, तो ये 3,1 हमारा एक सॉल्यूशन हो गया। तो ये हमारे 4 के मतलब 4 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इज 0,7 यार ये पेन टेबल लेना पड़ेगा हमें लगता है, क्योंकि इसमें सब लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है पेंसिल से, जो कि PDF का पेंसिल है ये। तो 0,7, 7/2,0, 1,5 एंड 3,1 ये अपना एक सॉल्यूशन मतलब 4 सॉल्यूशंस हो गए ऑफ दिस इक्वेशन। इसी तरीके से दूसरा पार्ट है अपना πx + y = 9। इसमें भी
पहले x इक्वल टू 0 लिया, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाला तो एक सोल्यूशन 0,9 हो गया। y इक्वल टू 0 लिया, x की वैल्यू निकाला, उसके करस्पॉन्डिंग 9/π, 0 हो गया। x इक्वल टू 1 लिया, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाला तो 1,9/5, ये एक सोल्यूशन हो गया। उसी जगह y इक्वल टू 1 लिया तो x इक्वल टू 8/5 लिया, मतलब उस y इक्वल टू 1 लिया तो x की वैल्यू 8/π मिलेगा, तो 8/π, 1 ये अपना और सॉल्यूशन हो गया। तो ये इसके 4 सॉल्यूशन ये हो गए, है ना, तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से अपना थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी अपने को क्या लेना है, x इक्वल टू 0 लेना है, x इक्वल टू 1 लेना है, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, y की वैल्यू 1/4, फिर y की वैल्यू 1 ले लिया, y की वैल्यू 2 ले लिया, तो x की वैल्यू 2, 4 और 8 मिल गई। तो ये अपने 4 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन मिल गए, है ना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि चेक which of the following are the solution of the equation x minus 2y इक्वल टू 4 एंड which are not। तो अपना कुछ पॉइंट दिया गया है और हमें ये वेरीफाई करना है कि वो अपना एक इक्वेशन भी दिया गया है कि x माइनस 2y इक्वल टू 4, उसके सॉल्यूशंस हैं कि नहीं। तो अगर वो कोई भी पॉइंट किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना, कोई भी कोऑर्डिनेट अगर किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो वो x और y की वैल्यू जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो अपना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए। तो हम ऐसे ही इसको वेरीफाई करेंगे। तो अपना एक x माइनस 2y इक्वल टू 4 था, तो मैंने राइट हैंड साइड वाले 4 को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, तो अपना ये एक इक्वेशन मिल गया, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। अब इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लिया, उसमें x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 जो कि दिया गया है, तो उसको हम पुट करेंगे। तो वहाँ पे जो वैल्यू आती है उसको सॉल्व करेंगे तो -8 आती है, जो कि राइट हैंड साइड जो कि हमारा 0 है उसके बराबर नहीं आता है। तो मतलब ये पॉइंट दिस 0,2 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। उसी तरीके से दूसरा दिया है 2,0, 2,0 को भी हम सेम लेफ्ट हैंड साइड में ऑफ दिस इक्वेशन we will put it and we will solve that, and the value that we will give, it should be equal to the right hand side of the equation if that point is the solution of this equation, otherwise it will be not equal to the right hand side। तो राइट हैंड साइड मतलब हमारा 0 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे मतलब उसको सॉल्व किया जब हमने 2,0 को, मतलब x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0 को जब इक्वेशन में पुट करके सॉल्व किया तो -2 आया, जो कि राइट हैंड साइड 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। ओके, इस तरीके 4 इक्वल टू 4,0 है, तो x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0 को भी इक्वेशन में पुट किया, सॉल्व किया तो 0 को आया, जो कि हमारा राइट हैंड साइड मतलब जो कि 0 है। ये यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड हमेशा 0 है, लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस 4, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड होगा तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, तो मतलब ये एक सा सॉल्यूशन हुआ। इसी तरीके से √2, 4 इंटू √2, इसको भी हम उस इक्वेशन में के लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया, उसको सॉल्व किया, तो वो सॉल्व करने पर -7 इंटू √2 -4 आया, जो कि 0 के इक्विवेलेंट नहीं है, 0 के इक्विवेलेंट नहीं है मतलब राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो ये भी हमारा इसका एक सॉल्यूशन नहीं हुआ। ओके, उसी तरीके से 1,1 है, उसको भी हमने पुट किया, उसमें सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके, उसको -5 आया, -5 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड एट दिस पॉइंट 1,1, सो 1,1 इज नॉट ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन उसके बाद आता है। फोर्थ क्वेश्चन पे हमें एक इक्वेशन दिया गया है 2x + 3y इक्वल टू k। सो हमें k की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, इफ़ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। सो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 को हम इस इक्वेशन में पुट किए और उसको सॉल्व किए तो k की वैल्यू मिल गई है। तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, है ना। तो आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद ये समरी है कि जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, और सॉल्यूशंस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, जो कि हमने पीछे सारा कवर किया, उसी की एक समरी दिया हुआ है। बेटर होगा कि ये समरी ना रेफ़र करके आप अपना खुद का एक जिस्ट नोट बनाओ, और एग्ज़ाम टाइम में आपको रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा, है ना। आप या तो इस स्लाइड के जो थ्योरी वाले पोर्शन है उसको
टाइम रहे तो रिकवर कर लो, नहीं तो आप सिंपल शॉर्टकट नोट बनाओ जिससे आपको एग्ज़ाम में रिवाइज करने में मतलब बहुत कम शॉर्ट समय में आप रिवाइज कर पाओ। ऐसा आपको एक नोट बनाना चाहिए, वो आपको काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि हर एक चीज़ को हम जो यहाँ पे डिटेल में पढ़ रहे हैं वो चीज़ों को आपको टाइम नहीं मिलेगा रिवाइज करने के। मान लो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले कोई पेपर है तो पेपर के 2 दिन पहले से आप अगर पढ़ना शुरू करोगे तो इसमें जो मतलब अपने टोटल चैप्टर्स हैं 8-10 चैप्टर्स, तो उसके सारे के सारे आप नहीं पढ़ सकते 1-2 दिन में। तो आप शॉर्ट फॉर्म में इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ याद करने वाली चीज़ें, कोई पॉइंट है तो उसका एक हर चैप्टर वाइज या आप एक नोट शॉर्टकट नोट बना के रखो, इसको आपको रिवाइज करने में काफ़ी बेनिफिट होगा और आपका सारा कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। मतलब याद करने के लिए और रिवाइजन कभी करना हो, कोई एग्ज़ाम हो, कोई क्विज हो, तो उसमें आपको आसानी पड़ेगी। सो ओके, सो आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। ओके, so that's all in this chapter. So we will meet in next video where we will discuss the chapter 4. I think we will discuss chapter 5, and I think chapter 5 is the Euclidean geometry. So हम वो Euclidean geometry क्या होती है वो सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके ओके, और आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए, है ना। एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।